तो हम लोग डाउट डिस्कशन पर अब आते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को जो दिए थे इलस्ट्रेशन 8 तक डिस्कस कर लिए थे। इलस्ट्रेशन 9 तो आसान है। इलस्ट्रेशन 10 पर, इलस्ट्रेशन 10 यहाँ लिखा हुआ है। ए रेक्टेंगुलर स्लैब ABCD ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, ये ABCD का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, इज इमर्स्ड इन वाटर, मतलब इधर 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 सब जगह वाटर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट सरफेस AB, इस सरफेस पर एक रे इंसिडेंट करता है ऑफ द स्लैब इज शोन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल अल्फा। ये एंगल अल्फा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा ये निकालना है। सच दैट द रे कम्स आउट ओनली फ्रॉम अदर सरफेस CD, ये जो रे यहां पर इंसिडेंट हुआ है वो यहीं से बाहर निकले, इससे या इससे बाहर नहीं निकले। इसके लिए ये अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अब जरा ये जो क्वेश्चन है इसको जरा समझने का कोशिश करो। ये क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर से है और ऐसा क्वेश्चन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं और आप लोगों को ऑप्टिकल फाइबर पर नोट लिखने के लिए कहे थे। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो में ये पूछे थे कि सर बहुत बार 2-3 बार वीडियो देख लिए और हमको पता नहीं चला कि क्या क्वेश्चन आप कहे थे। आपको क्वेश्चन ये कहे थे कि ऑप्टिकल फाइबर पर नोट लिख करके और हमको व्हाट्सअप करिए, क्योंकि 12th में ऑप्टिकल फाइबर पर नोट्स लिखने के लिए पूछा जाता है, कंपटीशन में नहीं लेकिन 12th में पूछा जाता है। तो फिर से हम एक बार रिमाइंड कर रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद ऑप्टिकल फाइबर पर नोट्स लिखना है और उस नोट्स में ये थ्योरी आप डाल सकते हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर में होता क्या है कि ये जो ग्लास का रॉड है उसमें लाइट हम इंसिडेंट करते हैं और एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन जो होता है वो वायर से होता है, केबल से होता है। तो इसमें एनर्जी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण एनर्जी लॉस होता है और इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर से अगर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करें, मतलब पावर स्टेशन पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लें और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें और उसको फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करें और फिर उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दें, तो ये जो लॉस है वो लॉस नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम लॉस होता है। और ऐसा ट्रांसमिशन बहुत सारे देशों में हो रहा है, जो डेवलप्ड कंट्री हैं उसमें ऑप्टिकल ट्रांसमिशन होता है, तो उसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। और भी 2-3 यूज है ऑप्टिकल फाइबर का। मेडिसिन में मीन्स मेडिकल साइंस में उसका बहुत अच्छा यूज है। तो ये आप थ्योरी एक बार NCERT से पढ़ लें या जो भी किताब आपके पास है उससे पढ़ करके उसका नोट्स तैयार करें। 5 नंबर का क्वेश्चन है और किसका सबसे बढ़िया नोट्स है वो हम देखेंगे और फिर उसको व्हाट्सएप पर डालेंगे, सब लोग उस नोट्स को देखेगा। और सबसे बढ़िया नोट्स किसका आता है हम ये देख रहे हैं। हमको पूरा विश्वास है कि मेडिकल बैच में रोशनी का सबसे बढ़िया आएगा, उसके बाद इंजीनियरिंग बैच में भी 2-3 लोग हैं उसका अच्छा आ सकता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि अगर हम सपोज करो लाइट को अगर ऐसे इंसिडेंट करें इस डायरेक्शन में, तब तो लाइट सीधा सीधा ऐसे बाहर निकल ही जाएगा, तब तो कोई चांस ही नहीं है कि इससे या इससे पास करें। लेकिन अगर हम इसका एंगल इंक्रीज करें तो एक पर्टिकुलर एंगल तक जब इंसिडेंट करवाएंगे इस सरफेस पर तब तक लाइट यहां से बाहर निकलेगा, लेकिन उससे ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट करवा देंगे तब लाइट यहां से बाहर नहीं निकलेगा, इसी सरफेस से बाहर निकल जाएगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस एक्सिस से मैक्सिमम कितने एंगल पर लाइट को इंसिडेंट करें जिससे कि इस सरफेस से लाइट बाहर निकले। अब देखो इसे आगे का दास्तान अब सुनिए। ये जो लाइट रे यहां इंसिडेंट हुआ है, ये चूंकि वाटर है और ये ग्लास है तो नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा। इनिशियल डायरेक्शन लाइट का ये था, इसको नॉर्मल के तरफ बेंड करिए। सपोज यहां इंसिडेंट हुआ, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करिए, ये लाइन नॉर्मल है
यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, लेट दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, ये अल्फा है, इसको आर मान लेते हैं। इस पॉइंट पर ये लाइन नॉर्मल है, ये अल्फा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये एंगल चूंकि 90 है तो ये होगा 90 माइनस आर। अगर इस पॉइंट पर लाइट जो इंसिडेंट हुआ है, ये वाला एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से कम है, तब तो लाइट यहीं से बाहर निकल जाएगा। भाई ये देखो, एक बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल डेंसर मीडियम में डिफाइन होता है। ये वाला मीडियम डेंसर है और ये वाला मीडियम रेयर है। यहां पर क्रिटिकल एंगल डिफाइन नहीं होगा, लेकिन यहां पर क्रिटिकल एंगल डिफाइन होगा। ये जो इंसिडेंट रे है वो किस में है? डेंसर मीडियम में। क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन लिखवाए थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। अब अगर ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो यहां पर रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन होगा। ये एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना पड़ेगा। यहां पर रिफ्लेक्शन हो, इसका क्या कंडीशन होगा? यहां पर रिफ्लेक्शन का कंडीशन देखो, यहां लिख रहे हैं कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्शन एट AD सरफेस। यहां पर रिफ्लेक्शन हो, उसका कंडीशन होगा कि ये जो एंगल है 90 माइनस आर, ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन थीटा सी, ये कंडीशन है। अब ये एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो यहां पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। सपोज करो ये जो फाइबर है, ये जो केबल है, इस केबल का लेंथ हम और ज्यादा कर दें आपको समझाने के लिए। तो यहां से रिफ्लेक्शन होकर के ये लाइट ऐसे आएगा, यहां इंसिडेंट होगा, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। ये वाला जितना एंगल है ये उतना ही एंगल होगा। ये एंगल थीटा सी से ज्यादा तो ये भी थीटा सी से ज्यादा। अब ये जितना है उतना ही ये भी होगा, यानी यहां भी एंगल थीटा सी से ज्यादा हो गया तो यहां भी रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मतलब एक बार अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया तो आगे जहां पर भी ये इंसिडेंट करेगा इस वाले सरफेस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होगा। और फाइनली ये सपोज करो ऐसे आया, ये अब ऐसे आया। अब यहां पर अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है तो यहां पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। इस सरफेस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब आप देखिए कि इस पॉइंट पर कंडीशन आप लिख दिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, और यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ तो फिर लाइट फाइनली जो है वो इसी सरफेस से बाहर निकलेगा। अब आगे हम इसमें चलते हैं, आपको अल्फा निकालना है तो आप क्या करिए, दोनों तरफ कॉस ले लीजिए। अब तुम कहोगे सर कॉस क्यों लिए? क्योंकि कॉस लेने से कॉस 90 माइनस आर साइन हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। दोनों तरफ कॉस लो, कॉस 90 माइनस आर, इधर कॉस थीटा सी। अब यहां ग्रेटर था तो यहां लेस हो जाएगा। ये बात आपको पहले भी समझाए हैं कि कॉस में एंगल बढ़ने से वैल्यू घटता है। अब क्या करो, दोनों तरफ इसमें दोनों तरफ n1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये n1 से क्यों कर रहे हैं इसको देखिए, इसको लिखेंगे साइन आर लेस देन कॉस थीटा सी। दोनों तरफ n1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी और इधर भी n1, यहां भी n1। तो n1 साइन आर, इस पॉइंट पर अगर स्नेल्स लॉ लिखें तो क्या होगा, ये है n2 साइन अल्फा इक्वल टू n1 साइन आर। तो यहां पर कॉस क्यों लिए थे? क्योंकि साइन में आ जाए। और n1 से क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि n1 साइन आर लिखा जाए और n1 साइन आर n2 साइन अल्फा होता है। हम लोगों को अल्फा ही तो निकालना है, तो इस r से अल्फा कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन से। यहां लिख दो n2 साइन अल्फा लेस देन n1 कॉस थीटा से। तो
साइन अल्फा लेस देन n1/n2 cos थीटा से, तो अल्फा हो जाएगा, यहां लिख रहे हैं अल्फा लेस देन साइन इनवर्स n1/n2 cos थीटा से। अल्फा इससे कम होना चाहिए। अगर अल्फा इससे कम है तो ये किसका कंडीशन है कि इस सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगा। तो अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू इसके बराबर साइन इनवर्स n1/n2 cos थीटा से। तो ऑप्टिकल फाइबर, अच्छा अब ये cos थीटा सी को साइन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आंसर जो लिखा है वो अगर आप मैच करना चाह रहे हैं तो इसको ऐसे लिख दीजिए, अल्फा मैक्स साइन इनवर्स n1/n2 cos थीटा सी। तो cos और थीटा सी कितना होगा भाई? इस दोनों मीडियम के लिए साइन थीटा सी कितना होता है? साइन थीटा सी का वैल्यू क्या बताए थे कि जो रेयर मीडियम है डिवाइडेड बाय डेंसर मीडियम, मतलब n2/n1। तो थीटा सी हो जाएगा साइन इनवर्स n2/n1। थीटा सी रख दीजिए साइन इनवर्स n2/n1। ये आंसर आपका हो गया। अब जब ऑप्टिकल फाइबर पर आप नोट्स लिखेंगे तो जो लैंग्वेज लिखना है वो तो आप लिख दीजिए कि भाई ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे कैसे यूज करते हैं। एक यूज आपको ट्रांसमिशन में बताया है, दूसरा मेडिकल में, मेडिकल साइंस में इसका यूज होता है, और भी यूज होता है, आप किताब से उसको देखिए। लेकिन उसके साथ आप एक चीज़ इसको इंक्लूड कर दीजिए, जब आप कोई भी थ्योरी लिखते हैं और उसमें मैथमेटिकल डेरिवेशन आप इंक्लूड कर देते हैं तो वो थ्योरी जो है वो पूरा हो जाता है। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन आप क्या लिखे कि अगर किसी ऑप्टिकल फाइबर से ट्रांसमिशन करना है तो उसका प्रोसेस ये होता है कि जैसे ये सपोज करो, अगर ये सपोज करिए एक ग्लास का रॉड है या ग्लास का वायर है और यहां से हम लाइट डाल रहे हैं, यहां से निकलना चाहिए। तो लाइट को आप सीधा ऐसे डाल सकते हैं, ऐसे डाल सकते हैं, ऐसे डाल सकते हैं। मैक्सिमम कितने एंगल पर लाइट को इंसिडेंट करवाएं? तो ऑप्टिकल फाइबर का ही ये है जिसमें मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा इस पर वो इतना होना चाहिए। इससे ज्यादा पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो लाइट यहां से बाहर निकल जाएगा, मतलब वो लॉस में चला जाएगा। वो किस में जाएगा? लॉस में जाएगा। अगर इस एंगल से कम पर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्शन जो है वो टोटल रिफ्लेक्शन होता है। ये बात पहले आपको समझाया है कि इस केस में रिफ्लेक्शन टोटल होता है, कोई भी लाइट इधर नहीं जाएगा, मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ये इलस्ट्रेशन 10 था। तो अगला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 15। इलस्ट्रेशन 15 में a convergent lens 6 diopter is combined with a diverging lens -2 diopter. Find power and focal length of combination. तो ये फॉर्मूला तो आपको हम डेराइव करके बताए थे कि अगर कोई दो लेंस कॉम्बिनेशन में है, अगर कोई दो लेंस कॉम्बिनेशन में है तो फॉर्मूला होता है 1/f इज 1/f1 + 1/f2, और लेंस के लिए 1/f जो है उसको P कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन का पावर हो जाएगा P1 + P2, और अगर n लेंसेज कॉम्बिनेशन में है तो P1 + P2 + Pn, ये फॉर्मूला हो जाता है। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट हम साथ में डिस्कस करना चाह रहे हैं कि लेंस जो है, लेंस, इस बात को जरा नोट करके एक बार आप लोग लिख लीजिएगा साइड में, ये लेंस है, इसको कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस और इसको कहेंगे डाइवर्जिंग लेंस, और इसको कहेंगे कन्वर्जिंग मिरर और इसको कहेंगे डाइवर्जिंग मिरर। यह है कन्वर्जिंग लेंस और ये डाइवर्जिंग
लेंस, ये वाला है कन्वर्जिंग मिरर, और ये है डाइवर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग लेंस को कॉन्वेक्स भी कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, इसको कॉनकेव लेंस, इसको कॉनकेव मिरर, और इसको कॉन्वेक्स मिरर। इसमें बड़ा शुरू में हमको भी कंफ्यूजन होता था कि कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग। अब जैसे यहां पर कन्वर्जिंग लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, और यहां कन्वर्जिंग मिरर है तो कॉनकेव मिरर हो गया। तो किसमें कन्वर्जिंग और कॉनकेव, इसमें कंफ्यूजन होता था जब हम पढ़ते थे तब। आप लोगों में से अगर किसी को कंफ्यूजन होता है, बाकी तो आप सब में मैक्सिमम लोग बहुत ब्रिलियंट है, कंफ्यूजन नहीं होता है, लेकिन अगर किसी को होता होगा कंफ्यूजन, हमारे जैसा कोई स्टूडेंट रहा है अगर, तो उसके लिए क्या, आप देखो ये कॉन्वेक्स या कॉनकेव उसके ज्योमेट्री के बेसिस पर होता है। ज्योमेट्री का मतलब उसका जो सरफेस है उसका शेप कैसा है। आप देखिए इसका दोनों, ये और ये दोनों कॉन्वेक्स नेचर का है, कॉन्वेक्स, और ये दोनों कैसा है, कॉनकेव है। तो दोनों सरफेस कॉनकेव है, इसलिए कॉनकेव ही होगा, और ये कॉन्वेक्स ही होगा। इसका जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री इसका कॉनकेव है। कॉनकेव का मतलब दबा हुआ, और कॉन्वेक्स का मतलब उभरा हुआ। तो ये उभरा हुआ है और ये दबा हुआ है, तो ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। ये दबा हुआ है इसलिए कॉनकेव है, और ये जो सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये उभरा हुआ है इसलिए कॉन्वेक्स है। तो ज्योमेट्री का नेचर कैसा है उसके बेसिस पर कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग किस बेसिस पर होता है, अगर कोई पैरेलल रे इंसिडेंट करें, ध्यान से देखो, इस पर अगर हम पैरेलल रेज ऐसे इंसिडेंट कर रहे हैं तो ये कन्वर्ज करेगा, एक दूसरे के तरफ आएगा, और ये यहां पर मिलेगा, इसको फोकस कहेंगे। यहां अगर पैरेलल रेज इंसिडेंट होता है तो ये कन्वर्ज नहीं, ये डाइवर्ज करेगा, ऐसे जाएगा यहां से निकलने के बाद। ये देखो डाइवर्ज किया है, इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे और ये पॉइंट फोकस होगा। तो पैरेलल रेज जब इंसिडेंट करता है तो उसका नेचर कैसा होता है, अगर कन्वर्ज करता है तो कन्वर्जिंग होगा, डाइवर्ज करता है तो डाइवर्जिंग होगा। अब आप इसको देखिए, इसमें पैरेलल रेज केवल इंसिडेंट कर दो और तब देखो कि ये कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा। भाई ये जो मिरर का सरफेस है, इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन तो इसी तरफ होगा, ये रिफ्लेक्ट ऐसे, ये रिफ्लेक्ट ऐसे, रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन यहां होगा, इसको फोकस कहेंगे। और यहां पर अगर पैरेलल रेज इंसिडेंट हो तो बोलो ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर तो जाएगा नहीं, ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएगा इस तरफ। तो में से कोई कहेगा सर ऐसे क्यों नहीं जाएगा, या ये ऐसे क्यों नहीं जाएगा। बोतल लोगों का कमी थोड़े है, बोतला द ग्रेट है। देखिए आप क्या करिए, ये वाला रे तो ऐसे जाएगा, पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका सेंटर तो भैया इधर है ना, तो इस वाले पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल ऐसे होगा। ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, तो ये जितना एंगल है उतना ही एंगल इधर रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे, उसी तरह से ये इधर रिफ्लेक्ट करेगा। अब ये रिफ्लेक्टेड रे को आप पीछे प्रोड्यूस करिए, ये फोकस होगा। तो ये पैरेलल रे जब इंसिडेंट किया है तो डाइवर्ज किया है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट कि कन्वर्जिंग लेंस का, अगर ये क्वेश्चन है भाई, कन्वर्जिंग लेंस का अगर फोकस लिखें, इसका फोकस क्या होगा, तो आप कहोगे पॉजिटिव। पावर क्या होगा, तो कहोगे पावर 1/, फोकस होता है लेंस का, तो ये होगा पॉजिटिव। इसका फोकस
नेगेटिव, क्योंकि लाइट इधर इंसिडेंट कर रहा है, फोकस इधर है, इसका पावर नेगेटिव। मिरर का पावर का फॉर्मूला क्या होता है? ये पावर ऑफ लेंस है। पावर ऑफ लेंस होता है 1 by फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये मिरर है। इसका अगर तुमसे पूछें कि पावर क्या होगा, पावर ऑफ मिरर, इसका फॉर्मूला होता है -1 by फोकल लेंथ ऑफ मिरर। मिरर के पावर का फॉर्मूला क्या होता है? -1 by फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब ये बताओ कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ मिरर का अभी क्या लिखोगे? तो कहोगे लाइट इधर इंसिडेंट हो रहा है और फोकस इधर है, इसलिए नेगेटिव होगा। पावर इसका क्या होगा? तो पावर पॉजिटिव होगा, क्योंकि -1 by फोकल लेंथ होता है। इसका फोकल लेंथ क्या होगा बोलो? फोकल लेंथ ऑफ मिरर आप कहोगे पॉजिटिव। इसका पावर क्या होगा? यहां लिखते हैं, पावर का फॉर्मूला -1 by फोकल लेंथ, तो क्या होगा? नेगेटिव। लेंस में अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगा, लेकिन मिरर में फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो पावर नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर पॉजिटिव होगा। अब कहोगे सर ऐसा काहे किया गया? उसमें भी इसमें भी फॉर्मूला सेम ही रख देता तो क्या दिक्कत था? नहीं, इसलिए किया गया क्योंकि ये कन्वर्जिंग है और ये भी कन्वर्जिंग है। ये दोनों कैसा है? कन्वर्जिंग है। और दोनों कन्वर्जिंग अगर एलिमेंट है तो उसका पावर का साइन सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 या 3 या 4 एलिमेंट जब कॉम्बिनेशन में होगा तो पावर सिंपली सम हो जाता है। पावर सिंपली सम हो जाता है। तो पावर का नेचर एक ही होना चाहिए अगर कन्वर्जिंग एलिमेंट है तो, और एक ही होना चाहिए अगर डाइवर्जिंग एलिमेंट है तो। ये डाइवर्जिंग एलिमेंट है, डाइवर्जिंग का पावर नेगेटिव और कन्वर्जिंग का पावर पॉजिटिव। ठीक है, तो कन्वर्जिंग के साइन को मैच करने के लिए यहां पर माइनस किया गया। अब दूसरा बात तुम ये भी कर सकते हो कि सर पावर 1 by फोकल लेंथ क्यों होता है? पावर 1 by फोकल लेंथ क्यों होता है? पावर फोकल लेंथ के प्रोपोर्शनल क्यों नहीं होता है? तो इसका भी कारण लॉजिक सुन लीजिए। लॉजिक सुनने में क्या जाता है? कोई भी जो लेंस है उसका पावर ज्यादा है का क्या मतलब? कि वो ज्यादा स्ट्रांग है। पावर का मतलब अगर 2-3 स्टूडेंट आप लोग हैं तो उसमें कोई ज्यादा स्ट्रांग है, कोई वीक है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा पावर, मसल पावर या मेंटल पावर या और कोई दूसरा पावर। पावर तो बहुत किस्म का होता है और फिजिक्स के हर चैप्टर में पावर का अलग अलग हम लोग इंटरप्रिटेशन देखें। हम लोग मैकेनिक्स में देखते थे रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर कहते हैं, जिसका यूनिट वॉट होता है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग देखे डिस्पर्सिव पावर, वो भी तो पावर ही था। यहां पर हम लोग देख रहे हैं पावर ऑफ लेंस। तो ये बताइए कि अगर ये कोई भी एक लेंस है, सपोज ये एक लेंस है, ये समझना है, ये एक लेंस है और पैरेलल रेज इस पर इंसिडेंट हुआ, और ये जो लेंस है वो इस पैरेलल रेज को कन्वर्ज यहां पर किया, और एक दूसरा लेंस है जिस पर कि सेम रेज इंसिडेंट हुआ लेकिन ये कन्वर्ज यहां पर किया। तो इसका मतलब इस लेंस का कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है। ये जो लेंस है वो रेज को ज्यादा बेंड कर सकता है। ये इनिशियल डायरेक्शन से इतना बेंड किया है, ये इनिशियल डायरेक्शन से इतना ही बेंड किया है। लेकिन अगर एक पैरेलल प्लेट हम ले लें, ये पैरेलल प्लेट है, इस पर अगर रेज इंसिडेंट होगा तो वो इसी डायरेक्शन में बाहर निकल जाएगा। क्या ये पैरेलल प्लेट इस रेज को बेंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इसका पावर क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि हम जो ग्लास पहने हैं, या आप में से जो भी लोग ग्लास पहने हैं, तो इस ग्लास का पर्पस क्या है? कि भाई जो ऑब्जेक्ट दूर में है उसको नजदीक कर दे, या जो नजदीक में है उसको दूर कर दे, या जो बाएं है उसको दाएं कर दे। उसका पर्पस है कि रेज को बेंड करे। अगर हम यहां पर प्लेन ग्लास पहन लें तो हमको कोई फायदा नहीं होगा। लेंस का मतलब ही है कि जो रेज को बेंड करता है। अब जितना रिक्वायरमेंट तुमको है
तुमको अगर कम बेंडिंग का रिक्वायरमेंट है तो कम पावर का ग्लास पहनोगे, ज्यादा रेंज को बेंडिंग का रिक्वायरमेंट है तो ज्यादा पावर का लेंस पहनोगे। ये भी लेंस ही है, ग्लास प्लेट इज ऑल्सो ए लेंस। इसका रेडियस इंफिनिटी, इसका रेडियस इंफिनिटी, इसका फोकल लेंथ इंफिनिटी होगा, क्योंकि फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 याद होगा। r1 इंफिनिटी तो ये 0, r2 इंफिनिटी तो ये 0, 0 माइनस 0 0। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 1/0 इंफिनिटी, पावर कितना हो जाएगा 0। इसका पावर 0 है क्योंकि ये बेंड नहीं कर रहा है। इसका पावर इससे ज्यादा होगा, इसका पावर सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसका बेंडिंग पावर सबसे ज्यादा है। तो बेंडिंग पावर सबसे ज्यादा है का मतलब फोकल लेंथ तो सबसे कम हो गया। जिस लेंस का फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेंस होगा, इसलिए पावर जो है वो फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए इस बात को आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन के नीचे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं बस 2 मिनट में। क्वेश्चन में तो कोई दम था नहीं। क्वेश्चन में तो लिखा है कि 2 लेंस है, एक कॉनकेव कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग। मतलब एक लेंस ऐसे होगा और दूसरा लेंस ऐसे होगा, ये दोनों कांटेक्ट में है। इसका पावर है 6 डायोप्टर और इसका पावर है -2 डायोप्टर। पावर कॉम्बिनेशन होता है P1 प्लस P2। इसमें साइन रखिए, इसका साइन अपने आप आएगा। जो भी ऑप्टिक्स में फॉर्मूला है उस सब में यूज के समय साइन कन्वेंशन आपको लगाना पड़ेगा। इसका साइन रखो +6, क्योंकि कन्वर्जिंग है इसलिए प्लस लेंगे, और ये डाइवर्जिंग है तो -2 मतलब 4 डायोप्टर। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये एक कन्वर्जिंग लेंस होगा जिसका पावर 4 डायोप्टर होगा। तो फोकल लेंथ कितना होगा, फोकल लेंथ 1/पावर। डायोप्टर का मतलब मीटर इनवर्स होता है, तो 1/4 मीटर इनवर्स ऊपर चला जाएगा तो मीटर हो जाएगा, तो 1/4 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो अब CPP 12 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। K ट्रांसपेरेंट स्लैब्स आर अरेंज्ड वन ओवर अनदर। ये K स्लैब है, 1 2 3 4 K। रिफ्रैक्टिव इंडिसेज μ1 μ2 μk, इसका μ1 μ2 μk, एंड थिकनेस T1 T2 Tk। An object is seen through this combination with nearly perpendicular light। ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर है। इस ऑब्जेक्ट से जो रेज निकल करके आ रहा है वो नियरली परपेंडिकुलर लाइट। नियरली परपेंडिकुलर लाइट का मतलब क्वेश्चन में है कि आपको पैरेक्सियल रे अप्रोक्सीमेशन लेना है, और पैरेक्सियल रे लेना है का मतलब जो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए वो पैरेक्सियल रे के लिए किए। परपेंडिकुलर लाइट, फाइंड इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सिस्टम। इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, विच विल अलाउ इमेज टू फॉर्म एट सेम प्लेस। अगर ये जो K स्लैब है, इस KO स्लैब के जगह पर हम एक ही स्लैब लें जिसका थिकनेस जितना इसका थिकनेस है, इस पूरे स्लैब का थिकनेस कितना है T1 प्लस T2 प्लस Tk। तो ये जो हम इक्विवेलेंट स्लैब लिए हैं इसका भी थिकनेस T1 प्लस T2 प्लस Tk है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा जिससे कि इस ऑब्जेक्ट का सेम इमेज बनेगा। मतलब इसका इक्विवेलेंट स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो आपको निकालना है। इक्विवेलेंट तो आप हर जगह ऐसे ही निकालते हैं। 2 लेंस का इक्विवेलेंट निकाले थे तो क्या किए थे कि भाई 2 लेंस मिल करके अगर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं पर बनाता है तो एक ही लेंस सेम ऑब्जेक्ट का सेम इमेज बनाए तो उसका फोकल लेंथ क्या हो। ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस हम लोग सेम लिए थे दोनों में। यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट जैसा यहाँ है वही ऑब्जेक्ट यहाँ है और ये ऑब्जर्वर है, इसका जितना थिकनेस है इसका भी उतना ही थिकनेस है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा ये निकालना है। तो ठीक है, इसके लिए इक्वेशन लिख दो। ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज सपोज करो यहां बना,
इस ऑब्जेक्ट के कारण इमेज, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर लेते हैं, बढ़िया रहेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लीजिए और इसमें भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लीजिए। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज अगर यहाँ बनता है तो इमेज का डिस्टेंस ये होगा, ये जितना डिस्टेंस होना चाहिए इस ऑब्जेक्ट का, ये कॉम्बिनेशन के कारण भी इमेज इसी लेवल पर बनेगा। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। ये एपरेंट डेप्थ कितने के बराबर, रियल डेप्थ कितना है, t1 प्लस t2 प्लस tk डिवाइडेड बाय म्यू। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। इसका एपरेंट डेप्थ कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर के स्लैब है और आपको ऐसा क्वेश्चन करवाए हैं कि अलग अलग स्लैब का एपरेंट डेप्थ आप लिख लीजिए। इसका होगा t1 बाई म्यू1, इसका होगा t2 बाई म्यू2। इसका म्यू इसके रिस्पेक्ट में होता है, इसको अभी एयर माने हैं जिसमें ऑब्जर्वर रखा है, तो इसका जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही होगा। इसी तरह से ये होगा tk बाई म्यू के। ये जो टर्म है इसको मैथमेटिक्स में समेशन के फॉर्म में लिखते हैं। इसको देखो यहां लिख रहे हैं समेशन टी आई इक्वल टू 1 to k, ये म्यू। ये होगा समेशन, इस समेशन का साइन है टी आई बाई म्यू आई इक्वल टू 1 to k। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं मैथ में। तो म्यू को इधर कर दीजिए, तो समेशन टी आई डिवाइडेड बाय समेशन टी आई बाई म्यू आई इक्वल टू 1 to k, आई इक्वल टू 1 to k। ये आंसर हो जाएगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन CPP 13 का कर रहे हैं, ऑप्टिक्स 13। ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर, ये सिलेंड्रिकल वेसल है, डायमीटर 12 सेंटीमीटर, कंटेन 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। इसके अंदर ये पानी जो है इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ए सिलेंड्रिकल ग्लास पीस ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर, ये ग्लास है, सिलेंड्रिकल ग्लास, सिलेंडर आप समझ रहे होंगे, जिसका कि डायमीटर 8 है और हाइट 8 है। इफ बॉटम ऑफ वेसल अंडर ग्लास पीस इज सीन बाय पैरेक्सियल रेज, ये जो ग्लास पीस है उसका बॉटम ये, इसको देखा जा रहा है, ये ऑब्जर्वर देख रहा है पैरेक्सियल रेज से। पैरेक्सियल रेज का मतलब अगर इस वाले बॉटम के इस पॉइंट को